नमस्कार साथियों, मेरा नाम है तनिष वर्मा और आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि इस समय चर्चा में बहुत ज़्यादा है कि मोदी कैबिनेट 3.0। आपको भी पता है कि भारत में लोकसभा चुनाव 543 सीटों पर और 7 चरणों में संपन्न हुआ, जिसका परिणाम 4 जून को हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें बीजेपी को 240 सीटें, जो कि बहुमत से कम हैं, 272 चाहिए, तो बीजेपी को 240 प्राप्त हुई हैं इसमें। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मोदी की जो 3.0 कैबिनेट रही उसमें क्या क्या बदलाव हुए, को कौन कौन से मंत्रालय हैं जो बिल्कुल नहीं चेंज हुए, जो पहले थे वो एज इट इज़ पहले की तरह ही हैं, कौन कौन से विभाग हैं जो जिनके मिनिस्टर्स को चेंज कर दिया गया है ना। और हम लोग उससे पहले कुछ ओरली जानकारी ले लेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, है ना। वो भी लोग देख सकते हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और जिनको पॉलिटिक्स में है थोड़ा इंटरेस्ट, वो भी लोग देख सकते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, जो कि चुनाव इतना चर्चे में रहा। तो सबसे पहले हम लोग चुनाव आयोग की ही बात कर लेते हैं। 1 मिनट बस आपको कुछ समझाना चाहूँगा। चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि चुनाव आयोग होता क्या है ना। इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ऐसे ही बता दे रहे हैं आपको। तो अगर हम इसको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको ये भाग 15 में है, और आर्टिकल 324 से 329 तक, है ना। ये पॉलिटी में हो गया कि पूछ सकता है कि चुनाव आयोग यहाँ पे चुनाव से संबंधित आर्टिकल किस भाग में है, या फिर कहाँ से लेके कहाँ तक हैं। तो भाग 15 में 324 टू 329, ठीक, भाग 15। अगर हम बात करें चुनाव आयोग की स्थापना की, तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना, इसकी चुनाव आयोग की। उसके बाद में अगर हम इसकी बात करें, संवैधानिक निकाय है, और इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 मेंबर होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चुनाव आयोग कैसी बॉडी है, या फिर इसमें कितने मेंबर होते हैं। एक तो होता है CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन, और 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं। तो इस समय आप लोग देखेंगे कि चीफ इलेक्शन कमीशन तो राजीव कुमार हैं, आपको 2 जो इलेक्शन कमीशन होते हैं उनके नाम देखना है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं जिस मुद्दे पे हमने ये वीडियो बनाई है कि मोदी कैबिनेट 3.0 क्या है, कौन कौन से मंत्रालय इसको मिले हैं। मेन मकसद मेरा यही था कि आप लोगों को बताना कि टीम मोदी की 3.0 क्या है। अभी आप लोगों ने नेहरू जी के बाद से ये दूसरे कार्यकाल के प्रधानमंत्री हैं जो 10 वर्ष अपने पूर्ण कर चुके हैं, और हो सकता है कि नेहरू जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दें, क्योंकि नेहरू जी 1951 टू कहाँ 1964 या 63 तक रहे थे। तो मोदी जी को 2014 से 2024 तक 10 साल हो चुके हैं। अगर ये पूरा करते हैं कार्यकाल अपना, तो ये नेहरू जी से भी कार्यकाल में आगे हो जाएंगे, ठीक। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि टीम मोदी 3.0 कैबिनेट मिनिस्टर। इस बार मोदी जी की कुछ सीटें कम आई हैं, जो कि बहुमत से 240 हैं, तो 32 सीटें कम हैं। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि 543 में 272 सीटें जिसकी होती हैं उसका बहुमत माना जाता है। तो बीजेपी का जो कि 240 हैं, तो ये अपना गठबंधन के साथ सरकार बना सकते हैं, जैसे NDA, और वो बिहार के हैं नीतीश कुमार, और वो जो नायडू हैं कहाँ के, आंध्र प्रदेश के, उनके साथ मिली जुली ये सरकार बनाएंगे। और अब हम लोग बात करने वाले हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की। तो ये चेहरे जो आप लोग पहले से ही जानते हैं कि ये मोदी के कैबिनेट में सबसे अहम पद रखते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राजनाथ सिंह, बीजेपी। आप लोग जानते होंगे राजनाथ सिंह को, ये काफ़ी लंबे समय से मोदी जी के साथ में हैं, और ये रक्षा संबंधी डिफेंस मिनिस्ट्री को संभालते आए हैं। ये चेंज नहीं हुए हैं। अमित शाह भी आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये भी बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं। तो ये पद चेंज नहीं हुए हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद भी होंगे, ये दोनों चेहरे बहुत अच्छे से याद होंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं नितिन गडकरी जी, जो अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। नितिन गडकरी जी, इतना तेज परिवहन का कार्य हो रहा है कि जहाँ देखो ओवरब्रिज तैयार, तुरंत तैयार, तो ये सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो उनको रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, मतलब जो रोड और परिवहन मंत्रालय इनका था,
उसी प्रकार इनको पुनः हवाई पद दे दिया गया है। इसके बाद जेपी नड्डा की बात करेंगे, जयप्रकाश नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से सुशोभित किया गया है। उसके आगे हम लोग देखेंगे शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। तो आप सभी को पता होगा कि इस बार चुनाव में मध्य प्रदेश से इनको सीएम नहीं बनाया गया था, क्योंकि इनको एक बहुत महत्वपूर्ण पद दिया जाना था, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। आप सभी जानते हैं कि भारत में एग्रीकल्चर का कितना सिग्निफिकेंस है, कितना महत्व है, कि इससे पहले आप कौन थे, वो नरेंद्र सिंह तोमर थे इससे पहले। अब ये शिवराज सिंह चौहान है, काफ़ी महत्वपूर्ण पद इनको मिला है, शिवराज सिंह चौहान। और इनसे आशा की जाती है कि कृषि के क्षेत्र में ये जो भी त्रुटियां रह गई थी उनको ये पूरा करें, यही इनसे आशा है। निर्मला सीतारमण जी, ये तो काफ़ी समय से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस संभाल रही हैं, और ये भी अपने कार्यकाल की वजह से, अपने कार्य की वजह से प्रसिद्ध हैं। ये सुब्रमण्यम जयशंकर, इनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत ही अच्छा मंत्रालय है। अपना ये जो कार्यान्वयन है इनका बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, विदेश नीति भारत की बहुत अच्छे लेवल पे है, तो इनको थैंक यू बोलना चाहिए सर, कि आपका कार्य बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। सुब्रमण्यम जयशंकर बीजेपी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मनोहर लाल जो कि बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं, पावर हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद है, हम लोगों ने एस जयशंकर जी के बात की मनोहर लाल बीजेपी, जो कि पावर हाउसिंग एंड अर्बन एरियाज अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे कैबिनेट मिनिस्टर HD कुमार स्वामी। ये कहाँ के हैं, ये JDS पार्टी से बिलोंग करते हैं, स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज। देख लीजिएगा, जो भी हैं बहुत अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी वनडे एग्जाम्स में काफ़ी पूछने के चांसेस रहते हैं। पीयूष गोयल, इनको सबका पहले से ही जानते हैं कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री है इनके पास में, वाणिज्य मंत्रालय। इसके बाद देखेंगे, ये आए हम लोगों के फेवरेट धर्मेंद्र प्रधान। इनका चेहरा आप देख सकते हैं कि ये पिछली बार भी से एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, और भारत की शिक्षा नीति कैसी है, ये नहीं हम कह सकते कि ये नहीं गलत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा को लेके भारत की नीति उतनी ज़्यादा सुचारू रूप से सही नहीं चल रही है जितना होना चाहिए, है ना। कि उस पर आप शिक्षा पे सेकंड लार्जेस्ट टैक्स 18% टैक्स GST एजुकेशन पे लगा रहे हैं, जहाँ पे एजुकेशन फ्री होना चाहिए वहाँ पे 18% टैक्स एजुकेशन पे है। तो चलिए देखते हैं आपको अपने को क्या पढ़ना है। धर्मेंद्र प्रधान क्या है, बीजेपी एजुकेशन मिनिस्ट्री। और जितन राम मांझी, ये कौन से हैं, HAM से बिलोंग करते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना। इसके आगे हम लोग देखेंगे कैबिनेट मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह, ये JDU से बिलोंग करते हैं, JDU बिहार वाली पंचायती राज और फिशरीज, है ना, मत्स्य और वो पंचायती राज मंत्रालय इनके पास है। सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय इनके पास में सुशोभित है। उसके आगे हम लोग बात करेंगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं। देखेंगे क्या है इनके, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बीजेपी, जो कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय इनके पास है। किंजारपू राम मोहन नायडू TDP, जो कि इनसे ही मिलकर सरकार बनी, तो उनको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से सुशोभित किया गया है। इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रहलाद जोशी, जो कि फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री को संभालने का दावा करते हैं। प्रहलाद जोशी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। जुगल ओरम बीजेपी ट्राइबल्स अफेयर्स जनजाति मंत्रालय इनके पास रहेगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे गिरिराज सिंह, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इनके पास रहेगी। अश्विनी वैष्णव, जो कि लंबे समय से रेलवे मिनिस्ट्री IB इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के क्षेत्र में काम करते आए हैं, तो इनका पद नहीं चेंज हुआ है। ज्योतिराज सिंधिया टेलीकॉम नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री संभालेंगे, ज्योतिराज M बीजेपी से ही बिलोंग करते। भूपेंद्र यादव इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनका भी पद नहीं चेंज हुआ है, काफ़ी लंबे समय से ये जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को संभाले हुए हैं। भूपेंद्र यादव जी बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत कल्चर एंड टूरिज्म
गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी से बिलोंग करते हैं, कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री इनके पास में है। अन्नपूर्णा देवी बीजेपी से बिलोंग करती हैं, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का हमें लगता है कि स्मृति ईरानी के पास था, आप लोग एक बार कंफर्म कर लेंगे। स्मृति ईरानी जी को इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली है मोदी 3.0 में। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे किरण रिजिजू के बारे में। इनको शायद कानून मंत्री बनाया गया था। अब ये कहाँ पे काम कर रहे हैं कि पर्ल अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स में। किरण रिजिजू याद रखिएगा। हरदीप सिंह पुरी जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इनके पास में है। उसके आगे देखेंगे मनसुख मांडविया जो कि लेबर है ना, जो कि कौन से मंत्रालय संभाले हुए हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। जी किशन रेड्डी बीजेपी से बिलोंग करते हैं, कोल मिनिस्ट्री एंड माइंस, खनन मंत्रालय और कोयला विभाग इनके पास में। अब हम लोग देखेंगे चिराग पासवान जो कि युवा नेता हैं। चिराग पासवान LGP-RV स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री। CR पाटिल बीजेपी जल शक्ति मंत्रालय। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली कि मोदी जी के जितने भी वो थे कैबिनेट 3.0 जितने भी मिनिस्टर थे, जो चेंज हुए हैं जो नहीं चेंज हुए हैं, उनके बारे में हमने बात कर ली थी। आप लोग इनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे सारे मिनिस्ट्री। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी चर्चे में रहा इलेक्शन, है ना। 7 चरणों में हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ, 4 जून को रिज़ल्ट आया और बीजेपी और इस बार थोड़ा कम वो सीटें भी पाई है तो चर्चे में ज़्यादा है। तो आप लोग कैबिनेट को अच्छे से पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। ज़्यादातर अगर मेरी समझ से देखा जाए तो आदिवासी मंत्रालय ज़्यादा पूछा जाता है, जलवायु क्लाइमेट चेंज वाले मंत्रालय इनका इतना नहीं कोई पूछता है क्योंकि इजी वाले सबको पता होते हैं। जो भी मंत्रालय करंट में होगा टॉपिक में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। मैंने चुनाव आयोग के बारे में बता दिया था, एक बार ओरली फिर से बता दूंगा कि चुनाव आयोग संविधान के भाग 15 में पाया जाता है जो कि 324 से लेके 329 आर्टिकल में होता है। और चुनाव संबंधी जितनी भी प्रक्रिया होती है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत होती है। मतदाता सूची, नामांकन और जितना भी जो कि संबंधी है वो सब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत होता है। इसमें एक CEC चीफ इलेक्शन कमीशन, 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं। बस इतना ही आप लोग याद रखेंगे और इससे क्वेश्चन बनने का ज़्यादा संभावना है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। और चुनाव आयोग के बारे में एक संवैधानिक निकाय है ना। इसी के साथ मिलेंगे आपको फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।